Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to start with end of bipolarity. ये बेसिकली हमारी बुक का सेकेंड चैप्टर है. जो फर्स्ट चैप्टर है कोल्ड वॉर एरा वो सीबीएसई ने डिलीट कर दिया और ये दोनों चैप्टर्स जो है वो को रिलेटेड है. कोल्ड वॉर एरा की इंफॉर्मेशन के बिना हम एंड ऑफ बायोपोलैरिटी नहीं कर सकते. आपको क्लियर नहीं होगा, अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. इसलिए थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं कोल्ड वॉर एरा की भी दूंगी सो दैट यू विल अंडरस्टैंड. आपको अंडरस्टैंड हो जाए, क्रैमिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. और इसको ये नहीं समझना कि हिस्ट्री बता रहे हैं, वो चैप्टर की बैकग्राउंड है या इंट्रोडक्टरी पार्ट है और वो मस्ट है. थोड़ा सा पीछे से कर लेते हैं. आओ, कोल्ड वॉर एरा. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई. जो वर्ल्ड वॉर होती है वो कभी भी दो कंट्रीज के बीच में नहीं होती. दो अलायंसेस कह लो या दो ग्रुप्स के बीच में होती है वर्ल्ड वॉर. अब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी वो भी दो ग्रुप्स के बीच में हुई थी. एक तरफ 4 कंट्री थे, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर. बेसिकली ब्रिटेन और फ्रांस तो ओल्ड इम्पीरियलिस्ट कंट्री हैं. ओल्ड इम्पीरियलिस्ट कंट्री का मतलब ये कॉलोनीज बनाते थे दूसरे कंट्री को. यूएसए उनकी साइड पे आ गया, ज्वाइन कर लिया. और यूएसएसआर जिसको हम सोवियत यूनियन कहते हैं, सोवियत यूनियन ने इनको ज्वाइन किया सिर्फ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम. अब देखते हैं एलाइड पावर. एलाइड पावर कौन सी? ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए और यूएसएसआर. ये एक साइड पे हो गए. ये चारों कंट्रीज एक साइड पे हो गए. अब दूसरी और क्या था? एक्सिस पावर. एक्सिस पावर में क्या था? जर्मनी, इटली और जापान. ये 3 कंट्री एक साइड पे थे. अमेरिका ने 1945 में एटॉमिक एनर्जी यूज की थी, एटम बम्स यूज किए थे और जापान के 2 सिटीज पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गए थे. अमेरिका, अगर तूने यूज करनी है एटॉमिक एनर्जी तो वॉर के बीच में शुरू कर. वॉर खत्म हो रही है तो ये प्रूव करना चाहता था अमेरिका कि मेरे पास एटॉमिक एनर्जी है. जापान पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया. जब इटली की बात कर लेते हैं. इटली ने डिसाइड किया हुआ था कि मैं सरेंडर कर लूंगा, डिफीट हो चुका था वॉर में और वो डिसइंटीग्रेट हो चुका. अब बचा जर्मनी. जर्मनी ये कंट्री विनर कंट्री. वॉर में जो अलाइड पावर थे वो जीते थे, विनर कंट्रीज थे. और एक्सिस पावर जो थे वो डिफीट हुए थे. अब डिफीटेड कंट्री. अब ये तो पता ही है, ओल्ड टाइम पे हमारे पास एक रूल था हमारे पास एक रूल था कि विनर कंट्री डिफीट कंट्री को अपने कंट्रोल में कर लेता है. अब लेने वाले 4 कंट्री, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और एक कंट्री जिसको इन्होंने डिवाइड करना है. किया क्या? जर्मनी के 4 पार्ट्स कर दिए, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट. अब जर्मनी को डिवाइड कर दिया 4 पार्ट्स में. नॉर्थ, साउथ ब्रिटेन और फ्रांस के पास गए. जो वेस्ट जर्मनी था उसको यूएसए ने अपने कंट्रोल में कर लिया और जो ईस्ट जर्मनी था ये यूएसएसआर के पास चला गया. अब यूएसए ने इन तीनों को कंबाइन करके नॉर्थ, साउथ और वेस्ट एक बड़ा सा वेस्ट जर्मनी बना लिया और यूएसएसआर के पास ईस्ट जर्मनी चला गया. यूएसए कहता मैं पावरफुल, यूएसएसआर कहता मैं पावरफुल. अब इन दोनों कंट्रीज में एक पावर स्ट्रगल चल रही है. दोनों अपने आप को पावरफुल कहते हैं. हमने कहा बायपोलैरिटी. बाय का मतलब क्या होता है? 2. पोलर का मतलब क्या होता है? ब्लॉक. अब ये 2 ब्लॉक कहते हैं. हम दोनों पावरफुल. इन दोनों में कोल्ड वॉर इरा शुरू हो गई. जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुई कोल्ड वॉर इरा शुरू हुई. ये कोल्ड वॉर इरा कब से कब तक चली थी? 1945 से 1989 तक ये कोल्ड वॉर इरा चली. यूएसए के पास वेस्ट जर्मनी था, इसके पास वेस्ट हिस्सा है, वेस्ट जर्मनी.
और यूएसएसआर के पास जर्मनी का ईस्ट पार्ट है, ईस्ट जर्मनी। तो इसको नाम दिया गया अमेरिका को, तेरा वेस्टर्न अलायंस है, वेस्टर्न अलायंस। और ईस्ट जर्मनी यूएसएसआर के पास है, इसका नाम पड़ गया ईस्टर्न अलायंस। अब वर्ल्ड में दो अलायंस हो गए, वेस्टर्न अलायंस और ईस्टर्न अलायंस। कोल्ड वॉर इरा चल रही है जो 45 से शुरू हुई और 1989 तक चली। अब प्रॉब्लम कौन आ रही है, वेस्ट जर्मनी और ईस्ट जर्मनी बेसिकली डिवाइड हो गया। तो वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी में एक वॉल खड़ी हो गई, नाम दिया गया बर्लिन वॉल का। इन दोनों को जो डिवाइड कर रही थी वो एक दीवार, बर्लिन वॉल, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी को। अब यूएसए और यूएसएसआर में सिर्फ पावर स्ट्रगल नहीं थी, इनके आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट भी था। यूएसए की आइडियोलॉजी थी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी थी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। तो इसको हम पावर स्ट्रगल नहीं कहेंगे, दिस वाज आइडियोलॉजिकल डिस्प्यूट। अब कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में डिस्प्यूट भी था। ये दोनों आइडियोलॉजीज एक दूसरे के एंटी हैं। कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी जो है वो किसी कंट्री को इकोनॉमिक प्रॉफिट दे देती है, इकोनॉमिकली अपलिफ्ट कर देती है, जबकि जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है उसने यूएसएसआर में इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर दी थी। यूएसए के पास वेस्ट जर्मनी, यूएसएसआर के पास ईस्ट जर्मनी, ईस्ट जर्मनी। अब यूएसए की आइडियोलॉजी कैपिटलिस्ट और यूएसएसआर की आइडियोलॉजी कम्युनिस्ट। अब हुआ क्या, जो कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी है वो कंट्री को इकोनॉमिकली वेल ऑफ कर देगी, टेक्नोलॉजिकली वेल ऑफ कर देगी, रिच कर देगी और पीपल सेटिस्फाइड होंगे। जो ईस्ट जर्मनी है, ईस्ट जर्मनी के पास कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी क्या करेगी, इकोनॉमिक इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर देगी। पर ईस्ट जर्मनी कंपैरेटिवली वेस्ट जर्मनी के इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गया। अब ईस्ट जर्मनी इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने लगा। अगर इकोनॉमी बैकवर्ड है तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी भी बैकवर्ड होगी, तो ये टेक्नोलॉजिकली भी बैकवर्ड होने लगा। अब ये जो चैप्टर है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी मेन फोकस करता है यूएसएसआर के पास। यूएसएसआर जिसकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी जिसने यूएसएसआर को इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड कर दिया, टेक्नोलॉजिकली भी बैकवर्ड कर दिया। ये यूएसएसआर की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है ये आई कब थी, ये 1917 में स्टार्ट हुई थी और 1989 तक ये रही कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। इसका मतलब वहां एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, जो अलाउड थी और कोई दूसरी पार्टी नहीं थी। उसने यूएसएसआर की पॉलिटिक्स को, पॉलिटिकल सिस्टम को स्टैग्नेट कर दिया। इसका मतलब वहां पर पॉलिटिकल स्टैग्नेशन भी थी, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन आ गई, पॉलिटिक्स स्टैग्नेट हो गई, इकोनॉमिक बैकवर्ड हो गई, टेक्नोलॉजी भी बैकवर्ड होगी, स्पेशली कंपैरेटिव टू यूएसए या कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के। अब रिजल्ट हुआ क्या, वेस्ट जर्मनी जिसके पास नॉर्थ भी है, साउथ जर्मनी भी है, ये डेवलप हो गया क्योंकि ये अमेरिका के अंडर था। उधर से ईस्ट जर्मनी एक पार्ट, वन पार्ट जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गया, टेक्नोलॉजिकली भी बैकवर्ड हो गया। और यूएसएसआर की जो पॉलिटिक्स थी वो रुकी हुई थी, स्टैग्नेट थी, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी का रूल था। देयर वाज रूल ऑफ वन पार्टी। वन पार्टी रूल कौन सा, कम्युनिस्ट पार्टी का रूल था, कोई और पार्टी अलाउड ही नहीं थी। वन पार्टी रूल था कम्युनिस्ट पार्टी का। अब पीपल वर फ्रस्ट्रेटेड, यूएसएसआर के लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे, वो चेंज चाहते थे। उन्होंने डिमांड किया कि हमें भी कैपिटलिज्म में जाना है। स्पेशली ये डिमांड कहाँ से आई, ईस्ट जर्मनी से ये डिमांड आई, ईस्ट जर्मनी से ये डिमांड आई कि मुझे कैपिटलिज्म में लेके जाओ, कि वो कैपिटलिज्म में जाना चाहता है। कैपिटलिज्म में मतलब अमेरिका के साथ या
वो यूनिफाइड होना चाहता है। जब ये डिमांड यहाँ से आ गई कि मुझे कैपिटलिज्म चाहिए ईस्ट जर्मनी को, तो जो यूएसएसआर था, बेसिकली यूएसएसआर है क्या? यूएसएसआर यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। यूनियन का मतलब क्या होता है? इकट्ठे हुए हुए। किसकी इकट्ठे? कौन हुआ हुआ है? रिपब्लिक्स। रिपब्लिक, यहाँ पे हम रिपब्लिक को स्टेट कंसिडर कर लेते हैं। तो इसके पास यूएसएसआर में, सोवियत यूनियन में 15 रिपब्लिक्स थे उस टाइम पे, 15 रिपब्लिक्स। यूनियन हुई हुई है सोवियत। सोवियत का मतलब होता है वर्कर, मतलब जितने भी रिपब्लिक थे उसमें सारे वर्कर ही थे। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट मतलब सोशल वेलफेयर की आइडियोलॉजी अडॉप्ट करेंगे। अब 15 रिपब्लिक यूनियन हुई हुई है, इकट्ठे हुए हुए हैं, जिसमें सारे लोग वर्कर हैं और गवर्नमेंट सोशलिस्ट आइडियोलॉजी अडॉप्ट कर रही है। इसको यूएसएसआर कहते थे, जिसमें 15 रिपब्लिक हैं। इन 15 रिपब्लिक में एक डोमिनेट कर रहा था रशिया। रशिया लीड कर रहा था या डोमिनेट कर रहा था। अब रशियन डोमिनेशन एक्सेप्ट नहीं करते थे। रशिया की डोमिनेशन बाकी के 14 रिपब्लिक वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। अब यहाँ पे डिमांड, यूएसएसआर भी डिमांड करने लगा कि मुझे भी कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी तो इकोनॉमी बैकवर्ड हो रही है, टेक्नोलॉजी भी बैकवर्ड हो रही है। मोर ओवर, यूएसए और यूएसएसआर जब ये कोल्ड वॉर इरा में चल रहे थे, कोल्ड वॉर इरा जब टेंशन की सिचुएशन चल रही थी, तो यूएसए को टेंशन थी यूएसएसआर से, यूएसएसआर को टेंशन थी यूएसए से। इन दोनों ने आर्म्स प्रोडक्शन शुरू कर दी थी। यूएसए यूएसएसआर ने आर्म्स रेस शुरू कर दी। आर्म्स रेस का मतलब होता है वेपन की प्रोडक्शन। इसको डर लग रहा है यूएसएसआर से, तो वो वेपन प्रोड्यूस कर रहा है। यूएसएसआर को डर लग रहा है यूएसए से, तो ये वेपन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इन दोनों में आर्म्स रेस प्रोड्यूस हो गई थी। कब? कोल्ड वॉर इरा के टाइम। अब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से यूएसएसआर की इकोनॉमी बैकवर्ड हो गई, पॉलिटिक्स स्टैग्नेट हो गई, टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो गई। रशिया डोमिनेट कर रहा था, बाकी के रिपब्लिक निग्लेक्टेड फील कर रहे थे। मीनवाइल मिखाइल गोर्बाचोव आया। ये कौन था? जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी। ये कम्युनिस्ट पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, लास्ट जनरल सेक्रेटरी था। ये कब बना? 1985 में ये जनरल सेक्रेटरी बन गया था। जब लोग डिमांड करने लगे कि पॉलिटिक्स स्टैग्नेट है, इकोनॉमी बैकवर्ड है, तो ये कहने लगा मिखाइल गोर्बाचोव जनरल सेक्रेटरी कि मैं कुछ रिफॉर्म्स करता हूँ। ट्राई करने की कोशिश की इसने इकोनॉमिक और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स। कहता है इकोनॉमी पे और पॉलिटिक्स पे मैं पॉलिटिकल रिफॉर्म कर देता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी और पॉलिटिक्स दोनों चीजें कंट्रोल कर रहा था एक ही पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। इसने ट्राई किया इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को रिफॉर्म करने के लिए। अब मिखाइल गोर्बाचोव जनरल सेक्रेटरी था, लीडर था। जो पार्टी के मेंबर्स थे वो कोप अप करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब मिखाइल गोर्बाचोव डिड नॉट गेट कोप ऑफ पार्टी मेंबर्स ने इसको कोऑपरेट नहीं किया। आधे मेंबर्स ने कहा कि रिफॉर्म्स बहुत स्लो हैं, हाफ मेंबर्स ने क्रिटिसाइज किया कि रिफॉर्म्स बहुत फास्ट हैं। अल्टीमेटली मिखाइल गोर्बाचोव सक्सेसफुल नहीं हुआ अपने रिफॉर्म्स के लिए और इसके रिफॉर्म्स फेल हो गए। अब इसके जो फेलियर ऑफ मिखाइल गोर्बाचोव रिफॉर्म्स थे, वो एक रीजन बन गया यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने का। एक तरफ जर्मनी कह रहा है कि मुझे यूनिफाइड कर दे, जर्मनी कह रहा है मुझे यूनिफाइड कर दे। कैसे? वेस्ट और ईस्ट पार्ट को इकट्ठा करो, यूनिफाइड कर दो वेस्ट और ईस्ट जर्मनी को, और ईस्ट जर्मनी में भी कैपिटलिज्म आ जाएगा। और दूसरी ओर यूएसएसआर के लोग भी डिमांड कर रहे हैं, पीपल डिमांड कर रहे हैं। अब यूनियन रिपब्लिक, 15 रिपब्लिक पीपल डिमांड क्या कर रहे हैं कि हमें डिमांड ऑफ कैपिटलिज्म की डिमांड कर रहे हैं। अब इतने में बोरिस येल्सिन एक नेशनल हीरो बन के आ गया। जब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हमें
डेमोक्रेसी चाहिए, बोरिस येल्सिन हीरो बन के आया और 3 रिपब्लिक्स को, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस, 3 रिपब्लिक्स को इनिशिएट करवा रहा है लिबरेशन के लिए कि लिबरेट हो जाओ। बोरिस येल्सिन नेशनलिस्ट हीरो बना। लेटर ऑन बोरिस येल्सिन इंडिपेंडेंट रशिया का फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बना था। अब नेशनलिस्ट मूवमेंट, नेशनलिज्म, स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म बाय बोरिस येल्सिन। अब बहुत सारे रीजंस हो गए, जैसे इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, रशिया की डोमिनेशन, राइज ऑफ नेशनलिज्म बाय बोरिस येल्सिन, फेलियर ऑफ मिखाइल गोर्बाचोव। ये सारे रीजंस हुए किस चीज के लिए? यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने की। कौन सा यूएसएसआर? यूएसएसआर एक सुपर पावर था, बायपोलर वर्ल्ड का एक ब्लॉक था। जैसे ही जर्मनी यूनिफाइड हुआ, कैसे यूनिफाइड होगा? बर्लिन वॉल के गिरते ही, फॉल ऑफ बर्लिन वॉल, जर्मनी यूनिफाइड हुआ। जर्मनी के यूनिफाइड होते ही साथ में ही यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। स्टूडेंट्स अब क्वेश्चन करने लगे हैं। इस चैप्टर में से क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही है सीबीएस में यूजुअली। चैप्टर इजी है पर इसमें से आता है, कौन सा क्वेश्चन आता है? जैसे कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर आ गया, या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर आ गया, या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ शॉक थेरेपी आ गया, या रीजंस ऑफ फेलियर ऑफ मिखाइल गोर्बाचोव रिफॉर्म्स आ गया। ये तो प्रोमिनेंट क्वेश्चंस हैं जो कन्वर्टेड लैंग्वेज में आ जाती हैं। अभी हम देखते हैं कॉजेज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। मेन रीजन क्या था? पॉलिटिकल स्टैग्नेशन। पॉलिटिकल स्टैग्नेशन थी क्या? एक ही पार्टी रूल कर रही थी। कौन सी पार्टी? कम्युनिस्ट पार्टी। यूएसएसआर में कम्युनिस्ट पार्टी ही रूल करती थी, यहाँ पे कोई ऑपोजिशन थी ही नहीं, मतलब लैक ऑफ ऑपोजिशन और कम्युनिस्ट पार्टी का रूल। और ये पार्टी आई कब थी? 1917 में आई थी और 1989 तक रही थी। कम्युनिस्ट पार्टी रूल स्टैग्नेशन है, मोर देन 70 ईयर्स इसने रूल किया, मोर देन 70 ईयर्स। और लोग, पीपल डिमांडेड चेंज। अब यहाँ पे लैक ऑफ ऑपोजिशन भी थी, कोई ऑपोजिशन पार्टी नहीं थी और लोगों के पास क्रिटिसाइज करने का कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं था। लैक ऑफ ऑपोजिशन पार्टी। अब एक ही पार्टी के रूल से फ्रस्ट्रेट हो गए थे 70 ईयर्स और वो चेंज चाहते थे, और वो चाहते थे डेमोक्रेटिक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट हो और ये चेंज हो जाए। उसके बाद इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। यूएसएसआर की इकोनॉमी बैकवर्ड हो चुकी थी लास्ट 70 ईयर्स में। अब इकोनॉमी बैकवर्ड क्यों हो गई थी? क्योंकि ये इकोनॉमिक इक्वालिटी में बिलीव करते थे। इकोनॉमिक इक्वालिटी हो और यहाँ पे क्लासेस ना हो, और प्राइवेट प्रॉपर्टी भी अलाउड नहीं थी। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे बैन थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी यहाँ पे बैन थी। आप रख नहीं सकते, लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं रख सकते थे। और यहाँ पे इक्वालिटी थी, यहाँ इक्वालिटी हो गई थी, इकोनॉमिक इक्वालिटी थी। अब इसकी इकोनॉमी और बैकवर्ड क्यों हो गई? यूएसएसआर ने आर्म्स प्रोडक्शन पे भी मनी स्पेंड की थी, स्ट्रेस ऑन आर्म्स प्रोडक्शन, वेपन की प्रोडक्शन पे ज्यादा ध्यान देता था यूएसएसआर, इसलिए इकोनॉमिकली बैकवर्ड हो गया। मोर ओवर, अगर हम अमेरिका के कंपैरेटिवली इसको कंपेयर करें तो ये और ज्यादा बैकवर्ड हो गया, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस आ गई। लोग चाहते थे कैपिटलिज्म की ओर जाना। अब एक और रीजन बन गया, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। देन डोमिनेशन ऑफ रशिया। अब यहाँ पे 14 रिपब्लिक्स थे, 14 रिपब्लिक्स में से रशिया डोमिनेट करता था। रशियन डोमिनेशन की वजह से
रशिया डोमिनेट करता था और 14 रिपब्लिक रिसिस्ट करते थे, और 14 रिपब्लिक उनको इक्वल नहीं लगता था डोमिनेशन, वो उसके अगेंस्ट थे। और अदर रिपब्लिक डिमांडेड इक्वल ट्रीटमेंट, बाकी के रिपब्लिक जो 14 थे उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए था, उनको इक्वल ट्रीटमेंट चाहिए, इक्वालिटी डिमांड कर रहे थे वो, और रशिया की डोमिनेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। लोगों के पास फ्रीडम ऑफ स्पीच ना होने की वजह से वो क्रिटिसाइज भी करते थे। रशिया के ब्यूरोक्रेट सिविल सर्वेंट्स, उनका टाइट कंट्रोल था। अब टाइट कंट्रोल की वजह से, टाइट कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स, रशियन ब्यूरोक्रेट्स भी एक रीजन बन गया डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का। अब इकोनॉमी बैकवर्ड हो गई, टेक्नोलॉजी भी बैकवर्ड हो गई, पॉलिटिक्स स्टैग्नेशन हो गई, रशिया डोमिनेट करता था, और ब्यूरोक्रेट्स मतलब सिविल सर्वेंट, जो सिविल सर्वेंट्स थे उनका कंट्रोल टाइट था। अब लोगों ने डिमांड करने लगा, डिमांड ऑफ कैपिटलिज्म। कौन? रिपब्लिक के लोग डिमांड करने लगे डिमांड ऑफ कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म क्या होता है? ये इकोनॉमिक प्रॉफिट प्रोवाइड कर देता है। ये कैपिटलिज्म था कहाँ पे? यूएसए में था। अब वो क्या चाहते हैं? चेंज कर दे, ट्रांजिशन कर दे, चेंज कर दे पैटर्न को, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में ले आ। कहां पर? रिपब्लिक में। कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में ले आओ। कौन चाह रहा है? सारे रिपब्लिक चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहते हैं। दूसरी ओर जर्मनी भी तो यूनिफाइड हुआ था, जर्मनी भी इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहता है, और रिपब्लिक्स भी इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं। रिपब्लिक्स चाहते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। कौन से रिपब्लिक? सारे 15 के 15, 15 रिपब्लिक्स चाह रहे थे कि इकोनॉमिकली डेवलपमेंट हो और कैपिटलिज्म में कन्वर्ट हो जाए। कम्युनिस्ट, क्योंकि कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी तो वो 70 ईयर्स से टॉलरेट कर रहे थे, अब उनकी और डिमांड आने लगी कि हमें कैपिटलिज्म मीन्स अमेरिका की आइडियोलॉजी, कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी यूएसए वाली फॉलो करनी है। देन डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी, ये कहां पे देखा उन्होंने? डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी कहां पे देखा? जर्मनी यूनिफाइड हो गया था, उसके दो पार्ट थे जर्मनी के, जर्मनी यूनिफाइड हो गया था। कैसे यूनिफाइड हुआ था? वेस्ट और ईस्ट जर्मनी इकट्ठे हो गए थे। अब वेस्ट और ईस्ट जर्मनी को जब उसने देखा और ईस्ट जर्मनी यूनिफाइड हुए हैं, वेस्ट और ईस्ट जर्मनी यूनिफाइड हुए, इकट्ठे हो गए, अब उन्होंने लिबर्टी की डिमांड हो गई। अब कहते हैं हमें डेमोक्रेसी चाहिए, हम दे वांटेड द गवर्नमेंट ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। अब हमें एक पार्टी का रूल नहीं चाहिए, रूलिंग पार्टी ऑपोजिशन, हमें इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट चाहिए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की गवर्नमेंट चाहिए। अब ये एक और रीजन हो गया। अभी इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस। अब इसकी टेक्नोलॉजी अमेरिका की के कंपैरेटिवली टेक्नोलॉजी बैकवर्ड हो गई। किसकी टेक्नोलॉजी? यूएसएसआर की टेक्नोलॉजी कंपैरेटिवली बैकवर्ड हो गई। किसके कंपैरेटिव? अमेरिका के कंपैरेटिव। एक और भी रीजन था, टेक्नोलॉजिकली यूएसएसआर स्पेंड कर रहा था आर्म्स के ऊपर, वेपन के ऊपर, और टेक्नोलॉजी पे वो इन्वेस्ट करता ही नहीं था। इसकी टेक्नोलॉजी कंपैरेटिव टू यूएस बैकवर्ड हो गई, और यूएसएसआर के रिपब्लिक डिमांड करते हैं कि हमें टेक्नोलॉजिकल अपलिफ्टमेंट चाहिए एज ऑफ यूएस से। नेक्स्ट था फेलियर ऑफ गोर्बाचोव रिफॉर्म्स। कौन? मिखाइल गोर्बाचोव आया था जनरल सेक्रेटरी बन के 1985 में। उसके रिफॉर्म, इकोनॉमिक पॉलिटिकल रिफॉर्म, फेलियर ऑफ गोर्बाचोव के रिफॉर्म्स फेल हो गए। कौन से रिफॉर्म्स किए थे इसने? इसने ट्राई किया था इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स, कोशिश किया था इकोनॉमी में और पॉलिटिकल में रिफॉर्म। अब किसने कॉपरेट नहीं किया? ड्यू टू लैक ऑफ कॉपरेशन। इसको लैक ऑफ कॉपरेशन कहाँ से मिला? पार्टी, लैक ऑफ कॉपरेशन ऑफ पार्टी मेंबर्स, पार्टी मेंबर्स का कॉपरेशन नहीं आया, तो इसके रिफॉर्म्स क्रिटिसाइज किए गए
दो पार्ट्स में, हाफ ने कहा कि बहुत फास्ट है और हाफ ने कहा कि बहुत स्लो है, रिफॉर्म्स फेल हो गए। नेक्स्ट था राइज ऑफ नेशनलिज्म। राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म मतलब इंडिपेंडेंस के लिए नेशनलिस्ट मूवमेंट। राइज ऑफ नेशनलिज्म, ये मूवमेंट किसने स्टार्ट की? बोरिस येल्सिन ने। हीरो बना, नेशनलिस्ट हीरो बन के आया, नेशनलिस्ट हीरो बना बोरिस येल्सिन। अब नेशनलिज्म एनकरेज कर दिया बोरिस येल्सिन ने। थ्री रिपब्लिक्स, तीन रिपब्लिक स्टार्ट कर रहे हैं, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। बोरिस येल्सिन की लीडरशिप के अंडर नेशनलिस्ट मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, तीन रिपब्लिक, रशिया, यूक्रेन और बेलारूस। और क्या चाह रहे हैं? लिबरेशन मूवमेंट चाहते हैं कि हमें लिबरेट कर दिया जाए। कहाँ से? सोवियत यूनियन से। इन थ्री के बाद वन आफ्टर अनदर ऑल रिपब्लिक, 15 के 15 रिपब्लिक डिमांड करने लगे कि हमें इंडिपेंडेंट कर दिया जाए। कहाँ से? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी से लिबरेशन चाहते हैं। अब बोरिस येल्सिन की लीडरशिप के अंदर रिपब्लिक्स की डिमांड आ गई कि उनको लिबरेशन या डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर में जाना है। नेक्स्ट आया हमारे पास टाइट कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। ब्यूरोक्रेट्स क्या होता है? ब्यूरोक्रेट्स किसको कहते हैं? सिविल सर्वेंट्स को कहते हैं, सिविल सर्वेंट्स। अब एक ही पार्टी का कंट्रोल था, एक ही पार्टी का कंट्रोल था। कौन सी? कम्युनिस्ट पार्टी का कंट्रोल था। कम्युनिस्ट पार्टी वर्क कैसे करेगी, इकोनॉमी को कंट्रोल कैसे करवाएगी? वो सिविल सर्वेंट्स थे जो कंट्रोल करते थे। इकोनॉमी पे भी वही कंट्रोल कर रहे हैं और पॉलिटिकल सिस्टम पे भी वही कंट्रोल कर रहे हैं। अब इन दोनों का, इनके पास सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर आ गई, मतलब पावर सारी इनके हाथ में सेंट्रलाइज थी, सिविल सर्वेंट्स के हाथ में। तो ये अपनी सेंट्रलाइजेशन की वजह से अपना कंट्रोल टाइट रखते थे और लोगों के पास कोई भी फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ अपोजिशन नहीं थी। अब एक बार सारे पॉइंट्स लर्न करते हैं। मैं यही सुजेस्ट करूंगी कि आपको सारे हेडिंग लर्न करनी है, हेडिंग्स को लर्न कर लो एक बार, डिटेल आप फ्रेम कर सकते हो। अब कौन सा हेडिंग हुआ इसमें? पहले इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, पॉलिटिकल स्टैग्नेशन, टेक्नोलॉजिकल बैकवर्डनेस, डिमांड ऑफ डेमोक्रेसी, डिमांड ऑफ कैपिटलिज्म, राइज ऑफ नेशनलिज्म, फेलियर ऑफ गोर्बाचोव रिफॉर्म्स, रशियन डोमिनेशन एंड टाइट कंट्रोल ऑफ ब्यूरोक्रेट्स। अभी तक हमने किया यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। यूएसएसआर क्या? सेकेंड वर्ल्ड। सेकेंड वर्ल्ड मीन्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी एंड हो गई। जब एंड हुआ तो उसके पास ईस्टर्न यूरोप भी था, सेंट्रल एशिया भी था, ईस्ट जर्मनी भी था। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के साथ मर्ज हुआ और वो एक बड़ा सा यूनिफाइड जर्मनी बन गया। अब जब यूएसएसआर टूटेगा तो बचेगा क्या? ईस्ट यूरोप और सेंट्रल एशिया। ईस्ट यूरोप और सेंट्रल एशिया। ईस्ट यूरोप अलग हो गया, सेंट्रल एशिया कहता है मैं रशिया के साथ रहूंगा। अब जब यूएसएसआर टूटा तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स क्या रिजल्ट हुए टूटने के? दोनों में कोल्ड वॉर चल रही थी, ऑब्वियसली कोल्ड वॉर एंड हो जाएगी। फर्स्ट रिजल्ट निकला एंड ऑफ कोल्ड वॉर। अब ये कोल्ड वॉर तो पता ही है, सिचुएशन ऑफ टेंशन थी दोनों के बीच में। कोल्ड वॉर यूएसए और यूएसएसआर के बीच में सिचुएशन टेंशन की चल रही थी। कितनी देर चली? अप्रॉक्सीमेटली 1990 तक ये कोल्ड वॉर की सिचुएशन चली। 1945 से शुरू हुई थी और लास्ट 1991 तक चली ये सिचुएशन कोल्ड वॉर की। खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि यूएसएसआर ही डिसइंटीग्रेट हो गया। अब यूएसए के कोई टेंशन नहीं है। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो उसमें से एक रशिया सक्सेसर निकला। कोल्ड वॉर खत्म हो गई। अब एंड ऑफ बायपोलैरिटी। एंड ऑफ बायपोलैरिटी मतलब दो ब्लॉक थे। यूएसए को हम फर्स्ट वर्ल्ड कहते थे और यूएसएसआर को हम सेकंड वर्ल्ड कहते थे। अब यूएसए को वेस्टर्न अलायंस भी कहते हैं, यूएसएसआर को ईस्टर्न अलायंस भी कहते हैं। दो ब्लॉक थे और यूएसए कहता था मेरी और ज्वाइन करो, यूएसएसआर कहता था मुझे ज्वाइन करो। यूएसएसआर टूट गया तो बायपोलर वर्ल्ड जो था वो खत्म हो गया। अब अगर बायपोलर खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? यूएसए। अगर यूएसए अकेला बचा तो मतलब क्या हुआ? यूनिपोलर वर्ल्ड। एक अकेला एक ब्लॉक रह गया जो यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया। क्या
अमेरिका अपने आप को यूनिपोलर डिसइंटीग्रेशन के बाद ही कह रहा है, नहीं, अमेरिका पहले भी एक सुपर पावर था 45 से 1991 तक, उसके इमीडिएट बाद उसने अपने आप को यूनिपोलर डिक्लेयर करना शुरू किया। अब एंड ऑफ बाइपोलर, एक और चीज भी साथ में होकर आई, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपोलर ब्लॉक। ये क्या चीज होती है? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपोलर किसको कहेंगे? मल्टीपोलर। यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो इसमें से 15 रिपब्लिक निकल आए थे। रिपब्लिक मतलब या हम स्टेट कंसिडर करें तो वो 15 रिपब्लिक अलग से बाद में 15 कंट्रीज बन गए थे। 15 मतलब मल्टीपोलर हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर दो से ज्यादा हो। यूएसएसआर टूटा, रशिया लीडिंग सक्सेसर बना और रशिया को मिला के 15 रिपब्लिक्स बन गए थे, तो इसका मतलब 15 रिपब्लिक एग्जिस्ट होकर आए, 15 रिपब्लिक एग्जिस्ट होकर आए। अब हमारे पास ऑप्शन है 15 रिपब्लिक इंडिपेंडेंटली हमारे पास आ गए। अब हमारे पास ऑप्शन है, कंट्रीज के पास ऑप्शन है ईदर टू ज्वाइन यूनिपोलर वर्ल्ड और टू ज्वाइन मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर मतलब 15 रिपब्लिक्स को ज्वाइन कर लो, पर कंट्रीज इसको ज्वाइन करना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि इनकी इकोनॉमी बैकवर्ड हो चुकी थी, ये इकोनॉमिकली वीक हो चुके थे इसलिए, और खुद भी इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं थे। रशिया के टूटने के, यूएसएसआर के टूटने के बाद 15 रिपब्लिक इकोनॉमिकली वीक थे, इसलिए कंट्रीज कोई भी मल्टीपोलर में जाना नहीं चाहता था। कोल्ड वॉर खत्म हो गई, बायप्लेटरी खत्म हो गई, यूनिपोलर वर्ल्ड बन गया, या इधर यूनिपोलर और एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपोलर वर्ल्ड। अब दोनों में आर्म्स रेस चल रही थी। दोनों कौन? यूएसए और यूएसएसआर एक दूसरे से टेंशन करते हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे से टेंशन थी। उस सिचुएशन की इरा में यूएसए के पास तो मिलिट्री बहुत है, इसने आर्म्स मतलब वेपन प्रोडक्शन की। यूएसए ने वेपन प्रोडक्शन की, अपने आप को काउंटर प्रोटेक्ट करने के लिए यूएसएसआर ने भी आर्म्स प्रोडक्शन की थी। तो कोल्ड वॉर इरा के टाइम पे इन दोनों में आर्म्स रेस चल रही थी। जैसे ही कोल्ड वॉर खत्म हुई, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, यूएसए और यूएसएसआर की एंड ऑफ आर्म्स रेस भी खत्म हो गई। एक बार फिर देख लेते हैं अब डिसइंटीग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे। कोल्ड वॉर खत्म हुई, सिचुएशन ऑफ टेंशन जो चल रही थी 1945 से टिल 1990 तक, वो 91 ऑनवर्ड्स खत्म हो गई। बायपोलर, यूएसए कहता था मैं फर्स्ट वर्ल्ड हूँ और यूएसएसआर कहता था सेकेंड वर्ल्ड हूँ। यूएसए अपने आप को वेस्टर्न अलायंस और यूएसएसआर अपने आप को ईस्टर्न अलायंस कहता था। एक ब्लॉक के टूटते ही बायपोलर वर्ल्ड का एंड हो गया। अब बायपोलर एंड हुआ तो यूएसए यूनिपोलर बच गया। यूनिपोलर मतलब एक अकेला ब्लॉक। यूनिपोलर, अब चॉइस आ गई, यूनिपोलर को ज्वाइन करो या मल्टीपोलर को ज्वाइन करो। मल्टीपोलर कौन? ये 15 रिपब्लिक यूएसएसआर के मल्टीपोलर। 15 रिपब्लिक इंडिपेंडेंट हो गए, मल्टीपोलर में आ गए, एग्जिस्टेंस हो गई। उधर से आर्म्स रेस जो दोनों में चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर में, आर्म्स रेस एंड हो गई। एंड ऑफ आर्म्स रेस, एंड ऑफ बायप्लेटरी, एंड ऑफ कोल्ड वॉर एंड एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिपोलर और मल्टीपोलर वर्ल्ड। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने से कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन हो गया। कम्युनिज्म था क्या? सारी प्रोडक्शन गवर्नमेंट के हाथ में थी। कम्युनिज्म मतलब पब्लिक सेक्टर डोमिनेशन, मतलब गवर्नमेंट अंडरटेकिंग प्रोडक्शन। अब गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर से, कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में आएगा, तो कैपिटलिज्म कहता क्या है? प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज करता है कैपिटलिज्म। तो यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर की डोमिनेशन आ गई। अब पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में ट्रांजिशन करते टाइम प्रॉब्लम्स आई। प्रॉब्लम क्या आई? कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी थी नहीं। पब्लिक सेक्टर मतलब जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंपनीज थी उसको सेल पे लगा दिया। कंपनीज वर पुट अप ऑन सेल। अब ये कंपनी सेल पे लगाई है तो कोई खरीदने वाला भी तो होना चाहिए। कौन खरीदेगा? प्राइवेट ऑनर खरीदेगा। प्राइवेट ऑनर के पास तो पैसा था ही नहीं, गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बैन किया हुआ था प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब प्राइवेट ऑनर के पास पैसा है नहीं, गवर्नमेंट सेल पे लगा रही है, तो गवर्नमेंट अपनी कंपनीज को थ्रो अवे प्राइजेस में बेच रही है। ये सारा कुछ गवर्नमेंट क्यों कर रही है? थ्रो अवे प्राइजेस में क्यों बेच रही है? क्योंकि वो कैपिटलिज्म में ट्रांजिशन चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। अब प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट बेच रही है पर खरीदने वाला भी तो होना चाहिए,
तो गवर्नमेंट ने वाउचर्स देने शुरू कर दिए। वाउचर्स मतलब एक फैमिली में वाउचर दिए, एक डिफरेंट नंबर ऑफ वाउचर्स अमाउंट के देने शुरू कर दिए। तो वाउचर के साथ अब गवर्नमेंट की कंपनी खरीद लो, शेयर करो, कंबाइन करते जाओ वाउचर और गवर्नमेंट की कंपनी खरीद लो। अगर गवर्नमेंट की कंपनी एक्सपेंसिव है तो हम खरीद ही नहीं सकते, प्राइवेट ऑनर खरीद नहीं सकता, गवर्नमेंट के थ्रो अवे प्राइजेस में बेचनी पड़ी। तो ये क्या हो गया, गवर्नमेंट कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में जाते जाते इकोनॉमी को डिग्रेड कर गई। इस सारी चीजों में इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, इकोनॉमिक फॉल आ गया, इकोनॉमिक डिग्रेडेशन आ गया। अब इकोनॉमी जब बैकवर्ड होगी तो क्या हो जाएगा, यूएसएसआर या रिपब्लिक फेस्ड शॉक थेरेपी एरा। शॉक थेरेपी क्या होता है, फॉल ऑफ इकोनॉमी। शॉक थेरेपी एरा, रिपब्लिक शॉक थेरेपी में चले गए। अब ये हमने किया क्यों था, हम कैपिटलिज्म में क्यों ट्रांजिट हुए थे, क्यों चेंज हुए थे, हमने कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में गए थे। क्यों गए थे, कि हम इकोनॉमिकली वेल ऑफ हो जाए, इकोनॉमिकली रिच हो जाए। कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म की ओर गए हैं इकोनॉमिकली वेल ऑफ होने के लिए, पर रिवर्ट हो गया, इकोनॉमिक फॉल हो गया, इकोनॉमी फेल डाउन और ड्रास्टिक फेल डाउन हुआ इकोनॉमी का। अच्छे से गवर्नमेंट ने कंपनीज बेची हैं, फेल डाउन हो गया। अभी तक यूएसएसआर में इक्वालिटी थी, अब जब वाउचर गवर्नमेंट दे रही है तो वाउचर लोगों ने ब्लैक में बेचने शुरू कर दिए, तो इकोनॉमी गिर गई और यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग स्टार्ट हो गई, ब्लैक मार्केटिंग एंटर्ड, ब्लैक मार्केटिंग एंटर कर गई कहां पर, यूएसएसआर की इकोनॉमी में। माफिया भी आ गया। माफिया क्या होता है, मिलिटेंट सॉर्ट ऑफ ग्रुप जो इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग एंटर कर गई, माफिया एंटर कर गया कहां पर, रिपब्लिक की इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर। शॉक थेरेपी आई, ट्रांजिशन कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में हुआ। अब शॉक थेरेपी में हमने किया था कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म ताकि हमारी इकोनॉमी अपग्रेड हो जाए। अगर हम देखें 1999 का जीडीपी, रशिया का जीडीपी 1999 का इट वाज लेस देन, कम था, लेस देन जीडीपी ऑफ 1989 के जीडीपी से कम था। इसका मतलब अब रूबल क्या रशिया की करेंसी थी, रूबल की वैल्यू डिग्रेड हो गई, डीवैल्यूएशन ऑफ रशियन करेंसी रूबल। अब डीवैल्यूएशन हो गई। ट्रांजिशन कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म, पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है, ऑनरशिप के अंदर गवर्नमेंट कंपनीज को सेल पे लगा रही है, गवर्नमेंट ने वाउचर्स दे दिए लोगों को, कंपनीज को थ्रो अवे प्राइजेस में बेचा, इसको कहा गया लार्जेस्ट गैराज सेल, और इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए। जैसे इकोनॉमी गिरी तो शॉक थेरेपी में एंटर कर गया। अब शॉक थेरेपी में एंटर क्यों किया, कि हम कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में ट्रांजिट कर रहे हैं। ये भी था कि इन्होंने सारी चीजों को कलेक्टिवली, सारी चीजों को कौन, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को कलेक्टिवली ही, एग्रीकल्चर को और इंडस्ट्री को इकट्ठे ही प्राइवेट सेक्टर में चेंज कर दिया, प्राइवेट कंपनी से प्राइवेट हैंड्स में शिफ्ट किया। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इकोनॉमिक फॉल हुआ, ब्लैक मार्केटिंग आ गई, माफिया आ गया, जीडीपी बैक चला गया, रूबल की वैल्यू डीवैल्यूएशन हो गई, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री कलेक्टिवली शिफ्टेड इन द हैंड्स ऑफ प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हाथों में शिफ्ट हो गई। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो गया। तो रशिया कौन, जो पहले डोमिनेट कर रहा था, रशिया डोमिनेटिंग रिपब्लिक था और बाकी के 14 लाइक नहीं कर रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। तो रशिया सक्सेसर कंट्री बन गया। सक्सेसर मतलब इनहेरिटेंस में जो यूएसएसआर का था वो सब रशिया को मिल गया। यूएसएसआर का जो था वो रशिया को मिला। रशिया को क्या मिला ऐसा, बेसिकली यूएसएसआर हमारे पास यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ये एग्जेक्टिव बॉडी है यूएन की। इसमें 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज हैं, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर और चाइना। अब ये 5 परमानेंट मेंबर
5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज, ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, यूएसएसआर, 5 परमानेंट मेंबर कंट्रीज थे। यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ, यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ तो ये रशिया को मेंबरशिप मिल गई, किसकी? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप पीछे से इनहेरिटेंस में मिल गई और किसी रिपब्लिक को नहीं मिली। अब ऑब्वियसली सारा कुछ इनहेरिटेंस में एक डोमिनेटिंग पावर गिरी है और उसकी सारा टाइटल, सारा कुछ पावर रशिया के हाथ में शिफ्ट हो गया, तो कौन लड़ेगा? रेस्ट ऑफ अदर रिपब्लिक्स, वो इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट में आई। अदर रिपब्लिक स्पेशली चेचनिया और दागिस्तान ये रशिया के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आए और रशिया को इनहेरिटेंस में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिल गई थी, वो एक सक्सेसर कंट्री बन गया। उसके बाद CIS बनी। अब 15 रिपब्लिक इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, 15 रिपब्लिक इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, अपनी इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट रखेंगे, मतलब अपने आप को इंडिपेंडेंट रिपब्लिक कह लें या अपने अपने इंडिपेंडेंट नेशन कह लें। अब उनको ऊपर से अपने एक सेंट्रल गवर्नमेंट भी चाहिए थी। उनके लिए क्या किया उन्होंने? फॉर्मेशन ऑफ CIS। ये क्या चीज है? फॉर्मेशन ऑफ CIS। CIS क्या है? कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। ये कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स क्या है? ये एक तरह की लूज फेडरेशन है, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब कितने रिपब्लिक थे? 15 रिपब्लिक इंडिपेंडेंट हो गए हैं, 15 अलग अलग कंट्री समझ लो बन गए हैं। 15 में से आउट ऑफ 15 टोटल रिपब्लिक थे। 15 रिपब्लिक्स में से 11 रिपब्लिक कहते कि हमें 4 साइड पे छोड़ दो, 11 रिपब्लिक कहते हमें अपने ऊपर एक और गवर्नमेंट भी चाहिए, तो उन्होंने CIS कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स मतलब एक तरह की सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई। इस CIS को लूज फेडरेशन भी कहते हैं। आप लूज फेडरेशन मतलब एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट, आप कभी भी CIS की मेंबरशिप को ज्वाइन भी कर सकते हो, अगर वो आपको इसके लॉज स्ट्रिक्ट लगते हैं तो आप इसको विड्रॉ भी कर सकते हो। अब CIS फॉर्म होकर आ गई। एक बार सारा देखते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए। USSR डिसइंटीग्रेट हुआ, बाइपोलर वर्ल्ड एंड हो गया, कोल्ड वॉर एंड ऑफ आर्म्स रेस, देन यूनिपोलर वर्ल्ड और मल्टीपोलर वर्ल्ड केम इनटू एग्जिस्टेंस। शॉक थेरेपी में चला गया। कौन सारे रिपब्लिक शॉक थेरेपी में गए? ट्रांजिशन हुआ कम्युनिज्म से कैपिटलिज्म में, जिससे रशिया की और बाकी रिपब्लिक्स की इकोनॉमी फेल डाउन हुई और रशिया एक सक्सेसर कंट्री बन के आया और एक लूज फेडरेशन फॉर्मेशन ऑफ CIS हो गई। अब इंडिया और रशिया रिलेशंस या पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम रिलेशंस, इंडिया के रशिया के साथ रिलेशंस क्या थे या USSR के साथ रिलेशन इंडिया के कैसे थे? इंडिया डिड नॉट ज्वाइन USSR एज अ ब्लॉक, इंडिया ने USSR को एज अ ब्लॉक ज्वाइन किया ही नहीं था, पर इंडिया की USSR के साथ फ्रेंडशिप थी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, अच्छी फ्रेंडशिप थी USSR के साथ। USSR इंडिया को हमेशा हेल्प प्रोवाइड करता रहा। अब इकोनॉमिकली भी सोवियत यूनियन की कंपनीज इंडियन कंपनीज को असिस्ट करती थी, हेल्प प्रोवाइड करती थी। अब उस रशिया और USSR मतलब USSR पहले सोवियत यूनियन ने, डिसइंटी के बाद रशिया पॉलिटिकली इंडिया को हेल्प प्रोवाइड करता गया। पॉलिटिकली हेल्प कैसे प्रोवाइड करता गया? कश्मीर इशू पर इंडिया और पाकिस्तान की वॉर्स हुई हैं, जिसको इंडो पाक वॉर्स का नाम दिया गया। कश्मीर इशू पे जो इंडो पाक वॉर हुई है, तो USSR ने हमेशा इंडिया का सपोर्ट किया, इंडिया को हेल्प प्रोवाइड की। कौन कौन सी वॉर्स में USSR ने हेल्प प्रोवाइड की थी? 1965 की इंडो पाक वॉर में, 1971 की इंडो पाक वॉर में भी USSR ने इंडिया को हेल्प प्रोवाइड की थी। पॉलिटिकली इन्होंने एक एग्रीमेंट भी साइन किया था, इंडो US ट्रिटी। इंडिया ने और USSR ने एक फ्रेंडशिप ट्रिटी साइन की थी। कब? 1971 में ये ट्रिटी साइन की। कितनी देर के लिए? फॉर 20 ईयर्स। ये 20 ईयर्स तक चली। कब तक? जब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया था।
अब कहते हैं यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेट होने के बाद भी इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन कैसे रहे। इंडिया के रशिया के साथ रिलेशन फ्रेंडशिप वाले रहे। इंडिया और रशिया ने 80 बायलिटरल एग्रीमेंट साइन किए थे। इंडिया और रशिया ने 80 बायलिटरल एग्रीमेंट साइन किए। मिलिट्रीली मिलिट्री हेल्प व्हेनेवर इंडिया को मिलिट्री की हेल्प की जरूरत हुई तो इंडिया को मिलिट्री कौन प्रोवाइड कर रहा है, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, वेपन्स, आर्मी कौन, यूएसएसआर ने उसको हमेशा हेल्प प्रोवाइड की। यूएसएसआर की डिसइंटीग्रेशन के बाद रशिया को टाइम लगा स्टैंड होने के लिए, बट इंडो रशियन रिलेशन बाद में भी फ्रेंडली और कंटिन्यूड ही रहे। चलिए अभी चैप्टर के लास्ट में, अभी तक हमने किया causes of disintegration of USSR, consequences of disintegration of USSR, फिर शॉक थेरेपी इरा, फिर शॉक थेरेपी कॉन्सिक्वेंसेस। शॉक थेरेपी के जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो सिर्फ इकोनॉमिक फॉल, ब्लैक मार्केटिंग, रशियन रूबल करेंसी डिग्रेडेशन आ गया, माफिया एंटर किया, दोनों के कॉन्सिक्वेंसेस डिफरेंट हैं, इंटरमिक्स उसमें नहीं करना। अब आ जाते हैं टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स, कैसे इमर्ज हुई टेंशंस। 15 रिपब्लिक इंडिपेंडेंट हो गए। 15 रिपब्लिक में लीडिंग कौन था, रशिया लीड कर रहा था, सक्सेसर था, डोमिनेटिंग भी था। अब डोमिनेटिंग था, रशिया को सक्सेशन में सारा कुछ मिला, इनहेरिटेंस में लीडिंग कंट्री बन गया एक सुपर पावर के गिरते ही। दो रिपब्लिक कौन, चेचन्या और दागिस्तान, सेसेशनिस्ट मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं। ये मूवमेंट क्या, हमें इनहेरिटेंस में क्यों कुछ नहीं मिला। अब चेचन्या दागिस्तान सेसेशनिस्ट मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं, तो रशिया का जो कैपिटल सिटी है कौन, मॉस्को, रशिया का कैपिटल सिटी मॉस्को, और इनके ऊपर बम फेंक रहा है उनको क्वाइट करवाने के लिए, उनको रिवर्ट करने के लिए, मॉस्को थ्रोइंग बम्स ऑन चेचन एंड दागिस्तान। फिर मैंने बताया था यूएसएसआर के पास सेंट्रल एशिया था और ईस्टर्न यूरोप था। अब सेंट्रल एशिया में तजाकिस्तान था। तजाकिस्तान में सिविल वॉर चल रही थी। सिविल वॉर क्या होता है, जब एक कंट्री के अंदर उसके अपने दो स्टेट्स लड़ रहे हों। अब तजाकिस्तान एक रिपब्लिक जिसके अंदर दो प्रोविंसेस लड़ रहे हैं, तजाकिस्तान में सिविल वॉर चल रही है और ये 10 इयर्स तक कंटिन्यू रही, कब तक, 2001 तक। नेक्स्ट आते हैं जॉर्जिया। जॉर्जिया वो रिपब्लिक जिसके दो प्रोविंसेस, मतलब इसके आगे दो स्टेट्स आपस में लड़ रहे हैं और लास्ट में ये भी सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गए, सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गए। अब आ जाते हैं मोस्टली रिपब्लिक्स में फाइट क्यों होती थी, जो इनकी गवर्नमेंट एग्जिस्ट कर रही है, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसको लेकर फाइट होती थी, या रिवर वाटर को लेकर भी इनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे। अब 3 रिपब्लिक कौन से, यूक्रेन, जॉर्जिया और कजाकिस्तान, ये अपनी एग्जिस्टिंग जो इनकी गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। 3 रिपब्लिक, यूक्रेन, जॉर्जिया, कजाकिस्तान, जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया, यूएसएसआर के पास सेंट्रल एशिया था। सेंट्रल एशिया अलग नहीं होना चाहता था, साथ में ही रहना चाहता था। अब ये जोन ऑफ कंपटीशन था, इसके पास नेचुरल रिसोर्स था, ऑयल था, सारे इसको सेंट्रल एशिया को अपने साथ जोड़ना चाहते हैं, पर सेंट्रल एशिया कहता है मैं रशिया के साथ ही रहूंगा। ये जोन ऑफ कंपटीशन पर ये कंटिन्यू करना चाहता है रशिया के साथ। ईस्टर्न यूरोप में चोकोस्लोविका था, चोकोस्लोविका स्प्लिट कर गया, टूट गया, चोकर और स्लोविक्स दो अलग अलग रिपब्लिक बन गई। एक बार फिर से देखते हैं, अब रिपब्लिक्स में टेंशंस और कॉन्फ्लिक्ट्स आई। 15 रिपब्लिक अलग हुए थे, रशिया लीड कर रहा है, सक्सेसर है। चेचन्या दागिस्तान सेसेशनिस्ट मूवमेंट लॉन्च कर रहे हैं कि हमें भी चाहिए इनहेरिटेंस में, लड़ रही है रशिया के साथ। रशिया का कैपिटल मॉस्को आया, मॉस्को क्या कर रहा है, बम फेंक रहा है चेचन और दागिस्तान के ऊपर। फिर तजाकिस्तान रिपब्लिक आया जिसमें सिविल वॉर चल रही थी और ये 10 साल तक सिविल वॉर चलती रही। जॉर्जिया, जॉर्जिया के दो प्रोविंस आपस में फाइट कर रहे हैं और ये भी लास्ट में सिविल वॉर में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद 3 रिपब्लिक कौन, यूक्रेन, जॉर्जिया और कजाकिस्तान, जो इनकी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया जोन ऑफ कंपटीशन था क्योंकि इसके पास नेचुरल रिसोर्स था, ऑयल था, कंट्रीज अपने साथ जोड़ना चाहती हैं, पर सेंट्रल एशिया वांटेड टू रिमेन विद, रशिया के साथ रहना चाहता है। ईस्टर्न यूरोप, ईस्टर्न यूरोप में चोकोस्लोविका था, चोकोस्लोविका स्प्लिट कर दिया चोकोस और स्लोविक्स में। अब इतने से पॉइंट सफिशिएंट हैं
हमें टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है या कभी एमसीक्यू में आता है क्वेश्चन, यूजुअली 6 मार्क्स में आता है और हमारे पॉइंट 6 होने चाहिए। हमने रेलिवेंट नेम्स 6 मेंशन कर दिए, टेंशन्स और कॉन्फ्लिक्ट्स। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया ऑल रिस्पेक्ट सारे मीन्स के साथ।